नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस साल केदारनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं और वहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी और उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे आप केदारनाथ कब जाएं, कैसे जाएं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ट्रेक में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितनी लंबी पैदल यात्रा होगी, कौन कौन सी जरूरी चीजों को आप अपने साथ ले जा सकते हैं और कितना खर्चा होगा इस यात्रा में। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ जाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो होगा वो होगा यात्रा पास। और यात्रा पास कैसे बनवाना है? तो दोस्तों, यात्रा पास बनाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा पास बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑफलाइन वहां पहुंच के करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं और इसकी कोई फीस नहीं होती, ये निःशुल्क होता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह काउंटर मिल जाएंगे। दोस्तों, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में बहुत भीड़ होती है और कभी कभी 4 से 5 घंटे लग जाते हैं लाइन में। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें, बेटर ऑप्शन यही रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही होगी, जिसपे जाके आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यानी नाम और यात्रा की तारीख इत्यादि फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो आपके मोबाइल फोन से इजीली हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम जिस डेट या तारीख का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी तारीख या उसी डेट को हम दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप 1-2 दिन आगे पीछे भी दर्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है 15 जून के लिए, तो आप 12, 13, 14, 15, 16, 17 इधर भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मतलब 1-2 दिन यात्रा में आगे पीछे कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब बात करते हैं कि आप आगे कैसे जाएंगे। दोस्तों, आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो, आपको केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना पड़ेगा। हरिद्वार या ऋषिकेश आप बस या ट्रेन के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपके शहर से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन है हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए, तब तो ये और बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है और देहरादून आप बाई फ्लाइट पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ एयरपोर्ट से 120 रुपए में बस के जरिए देहरादून से हरिद्वार आ जाएंगे। दोस्तों, आपको अपनी यात्रा कुछ इस तरह से प्लान करनी है कि आप मॉर्निंग में सुबह 8-9 बजे तक यानी जल्दी हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाएं, क्योंकि अब आपको हरिद्वार से आगे जाना है सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग जाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश से जो बसेस चलती हैं वो सुबह 8-9 बजे तक निकल जाती हैं। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग के लिए बस नहीं मिल पाएगी। ऐसे में आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी के जरिए जाना पड़ेगा, जो आपको काफी महंगा पड़ेगा। अगर टैक्सी की बात करें दोस्तों, तो शेयरिंग टैक्सी आपका 1000 रुपए से 1200 रुपए पर पर्सन पड़ता है हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। वहीं पे अगर आप 4 सीटर प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो उसका 6000 रुपए पड़ेगा हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। इसीलिए आप बस के जरिए हरिद्वार से सोनप्रयाग जाएं, जो मात्र 600 रुपए में आपका हो जाएगा। वहीं ऋषिकेश से सोनप्रयाग का किराया मात्र 550 रुपए पड़ेगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 230 किलोमीटर है, वहीं पे ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी 205 किलोमीटर है और इस दूरी को बस के जरिए तय करने में 8 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो ये यात्रा 6 से 7 घंटे में ही आप पूरी कर लेंगे। हरिद्वार से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गुप्त काशी होते हुए आप 8 घंटे में सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने का रास्ता बेहद खूबसूरत है। पहाड़ और नदियों का शानदार नजारा लेते हुए आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। हरिद्वार से सोनप्रयाग आते समय 3 धारा नाम की एक जगह पे बस लंच और ब्रेकफास्ट के लिए आधे घंटे का ब्रेक भी लेती है, तो आप यहाँ पे अपना लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर आप सुबह 7-8 बजे हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस पकड़ लेते हैं तो शाम 4-5 बजे तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। यात्रा के शुरुआती दिनों में भीड़ ज्यादा रहती है, तो ऐसे में बस सोनप्रयाग तक नहीं जाती, बल्कि सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले सीतापुर में ही आपको उतार देगी। फिर 1 किलोमीटर पैदल चल के आपको आगे जाना होगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने में लगभग शाम के 4 से 5 बज जाएंगे। ऐसे में आपको रुकने के लिए, ठहरने के लिए होटल की जरूरत पड़ेगी।
दोस्तों आप चाहें तो सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे जाकर गौरीकुंड में भी अपना स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की 5 किलोमीटर की दूरी के लिए शेयरिंग टैक्सी चलती रहती है, जिसमें 50 रुपए पर पर्सन का किराया पड़ता है और आप 15 से 20 मिनट में सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस दिन सोनप्रयाग में ही रुकें और अगले दिन सुबह आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड चले जाएं और गौरीकुंड से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी, यानी आपकी ट्रेकिंग शुरू होगी। दोस्तों हम आपको सोनप्रयाग में रुकने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोनप्रयाग में होटल्स की संख्या ज्यादा है, इसीलिए आपको सोनप्रयाग में होटल्स सस्ते मिल जाएंगे और यहाँ पे कमरे 800 से मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो बजट ट्रैवलर्स हैं या सोलो ट्रैवलर्स हैं उन्हें यहाँ 200 रुपए में डॉर्मेट्री मिल जाएगी, जिसमें बेड तो नहीं मिलेगा लेकिन एक बड़े से हॉल में गद्दा, रजाई और तकिया मिल जाएगी जहां आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। वहीं अगर आप गौरीकुंड में होटल लेते हैं तो उसकी शुरुआत ही 2000 रुपए से होती है, जो आपको काफी महंगा पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल बाइक या कार से जा रहे हैं तो इसके लिए आपको सोनप्रयाग और सीतापुर में दोनों जगहों पर पार्किंग भी मिल जाएगी। बाइक पार्किंग 100 रुपए पर डे के हिसाब से और कार पार्किंग 300 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज पड़ता है। चलिए अब आप सोनप्रयाग में होटल या डॉर्मेट्री ले चुके हैं, अब बात करते हैं भोजन की। तो दोस्तों सोनप्रयाग में आपको सभी प्रकार के शाकाहारी भोजन मिल जाएंगे। फास्ट फूड से लेकर के साउथ इंडियन फूड भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरह की थाली आपको 150 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप भोजन करके रात्रि विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद अगली सुबह आप जल्दी 4-5 बजे तक उठ जाएं और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी की लाइन में लग जाएं। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आसानी से टैक्सी मिल जाएगी, नहीं तो लाइन काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। जब आप टैक्सी की लाइन में लगेंगे तो इसी समय आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन भी चेक होगा, यानी आपने जो यात्रा पास बनाया है ऑनलाइन वो यहाँ पे चेक होगा। और दोस्तों कोशिश करें कि आप यात्रा रजिस्ट्रेशन यानी यात्रा पास का प्रिंट आउट लेकर जाएं। कभी कभी मोबाइल में दिखाने पर वो वैलिड नहीं मानते, उसका एक हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट आपके हाथ में होना चाहिए। यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो 50 रुपए में आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचा देगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है। अगर आप सुबह 5 बजे तक सोकर उठ जाते हैं तो आप 6 बजे 6:30 बजे तक गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ तप्त कुंड में स्नान करना है, जिसमें प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता रहता है। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ नाश्ता करके अपनी पैदल यात्रा या ट्रेकिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैगी 60 रुपए, आलू पराठा 50 रुपए, चाय 20 रुपए और कॉफी 30 रुपए में मिल जाएगी। चलिए अब आपका नाश्ता हो चुका है, अब आपको गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा यानी ट्रेकिंग करनी है। तो चलिए अब केदारनाथ ट्रेक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ट्रेकिंग करने से पहले अगर आपके पास भारी सामान है या हैवी लगेज है तो उसे आप गौरीकुंड में क्लॉक रूम में रख सकते हैं, जिससे आपको ट्रेकिंग करने में आसानी होगी। जितना कम सामान होगा उतनी ज्यादा आसानी से आप पैदल चढ़ाई कर सकते हैं। गौरीकुंड में सामान रखने के लिए बहुत सारे क्लॉक रूम बने हैं, जहां आप अपना सामान या लगेज जमा करके पैदल चढ़ाई कर सकते हैं और दर्शन करने के बाद वापसी में आप अपना सामान भी ले सकते हैं। सामान रखने का क्लॉक रूम में 100 रुपए चार्ज पड़ता है और 48 घंटे के लिए यानी 2 दिन के लिए, और 48 घंटे में आप पैदल यात्रा करके दर्शन करके वापस आके अपना सामान ले दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं पैदल यात्रा यानी केदारनाथ ट्रेक की। तो दोस्तों सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रेक की लंबाई कितनी है, यानी कितने किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, यानी ट्रेकिंग कितनी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों गौरीकुंड में जो साइन बोर्ड लगा है वहां पे केदारनाथ ट्रेक की लंबाई 16 किलोमीटर लिखी है, लेकिन केदारनाथ ट्रेक वास्तव में 22 किलोमीटर का है। 16 किलोमीटर पुराना रास्ता था जो 2013 में केदारनाथ आपदा में बह गया, और उसके बाद जो नया रास्ता बना है वो 22 किलोमीटर लंबा है, यानी आपको 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ तक करनी है। केदारनाथ ट्रेक के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल का ट्रेक है, यानी ना तो बहुत मुश्किल और ना ही बहुत आसान। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार केदारनाथ ट्रेक कर रहे हैं तो आपको मुश्किल तो लगेगा ही, अगर आपने इससे पहले कभी कोई ट्रेक नहीं किया है तो। इस 22 किलोमीटर के रास्ते में खाने पीने की बहुत सी दुकानें, आराम करने के लिए बेंच, बारिश और धूप से बचने के लिए टीन शेड मिल जाएंगे। इसके अलावा पानी पीने के लिए पूरे रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर वाटर टैप मिल जाएंगे और टॉयलेट्स की सुविधा भी रास्ते में कई जगह पर है। पूरे रास्ते में ट्रेक के दौरान सभी जगह पर एयरटेल और जियो का नेटवर्क भी मिल जाएगा। कुछ जगह होता है जहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ता है, लेकिन वो बहुत कम डिस्टेंस होती है, 100 मीटर या 200 मीटर तक, उसके आगे फिर से नेटवर्क पकड़ने लगता है। इसके अलावा रास्ते में कई जगह पर फ्री
वाईफाई की सुविधा भी मिल जाएगी, इसलिए आपको नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रास्ते में खाने पीने की जो दुकानें हैं वहाँ मैगी, आलू पराठा, राजमा चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और नमकीन मिल जाएंगे। राजमा चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल 60 रुपए में, चाय 20 रुपए में, कॉफी 30 रुपए में मिल जाएगी और मैगी 50 रुपए में आपको मिल जाएगी। वहीं पे आलू पराठा भी आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो पैकेट वाली चीजें हैं वो MRP से 2 गुना 3 गुना रेट पे मिलती है। जैसे 10 वाला बिस्किट 20 रुपए का, 20 वाली नमकीन 40 रुपए की, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 50 रुपए की। इसके अलावा 20 रुपए वाली पानी की बोतल भी 50 रुपए की मिलती है। और ये रेट इसलिए महंगा है क्योंकि नीचे से ऊपर सामान पहुंचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इस वजह से रेट कोई ज्यादा नहीं है, ये ठीक ही है। इन सब के अलावा ट्रेक के दौरान पूरे रास्ते में कई जगह पर मेडिकल कैंप्स भी लगे होते हैं, जहां खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर दर्द आदि की दवाइयां भी अपना आधार कार्ड दिखाकर निःशुल्क में ले सकते हैं। अगर रास्ते में आपको कोई दिक्कत होती है तो अगर आप सुबह सुबह 8 बजे तक गौरीकुंड से पैदल यात्रा यानी ट्रेक शुरू कर देते हैं तो आप शाम 4 बजे तक केदारनाथ मुख्य मंदिर तक पहुंच जाएंगे। केदारनाथ ट्रेक करने में करीब 8 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप थोड़ा तेज चलते हैं तो आप 6 से 7 घंटे में भी ट्रेक कर लेंगे। चलिए मान लेते हैं आप शाम 4-5 बजे तक ट्रेक कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस दिन आप दर्शन करने की लाइन में ना लगे, क्योंकि इतना लंबा ट्रेक करके आप आ रहे हैं तो आपकी शरीर काफी थक चुकी होगी और दर्शन करने की लाइन में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। और रात में 9 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं, इसीलिए इस दिन आप मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है बेस कैंप। यहाँ पे आप नाइट स्टे करें और अगले दिन सुबह आप दर्शन करने की लाइन में लगे। केदारनाथ बेस कैंप के पास रुकने के लिए GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के बहुत सारे टेंट हैं, जहाँ पे आप 600 रुपए पर पर्सन के हिसाब से नाइट स्टे कर सकते हैं। आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग GMVN की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी ऑफलाइन बुकिंग भी वहां पहुंचकर कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ऑनलाइन बुकिंग कर लें, क्योंकि पीक सीजन में ऑफलाइन में टेंट फुल हो जाते हैं। तो इस रात आप केदारनाथ बेस कैंप के पास टेंट में नाइट स्टे करेंगे। अगली सुबह आप जल्दी उठ जाएं, फ्रेश होकर स्नान कर लें। नहाने के लिए यहाँ पे आपको गर्म पानी मिल जाएगा। एक बाल्टी गर्म पानी के लिए आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। बाकी अगर आप ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। अब आप टेंट से निकलकर मुख्य मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए चल दें। केदारनाथ बेस कैंप से मुख्य मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर है और आप सुबह 4 से 5 बजे तक दर्शन की लाइन में लग जाएं। लाइन में लगने से पहले आप प्रसाद भी खरीद लें। यहाँ पे प्रसाद 50 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए और 500 रुपए के मिल जाएंगे। सुबह 4-5 बजे तक आप लाइन में लग जाते हैं तो आप 2 से 3 घंटे में दर्शन कर लेंगे। अगर आप 6, 7, 8 बजे तक लाइन में लगते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने में, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे लाइन काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। अगर आप इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं, जिसकी 1100 रुपए की पर्ची कटेगी और आप 20 से 25 मिनट में दर्शन कर लेंगे। VIP दर्शन के लिए वहां पे बहुत सारे पुजारी मिल जाएंगे जो आपकी पर्ची बनवा देंगे और वो आपको निकास द्वार यानी एग्जिट गेट से ले जाते हैं, तो इस वजह से दर्शन काफी जल्दी हो जाता है। दर्शन करने के बाद इसी दिन अब आपको ट्रेक डाउन करके वापस गौरीकुंड आ जाना है। चढ़ने में जो आपको 8 से 9 घंटे का समय लगा था, उतरने में आपको 4 से 5 घंटे का ही समय लगेगा। अगर आप दोपहर 12 बजे तक दर्शन कर लेते हैं तो आप शाम 4-5 बजे तक वापस गौरीकुंड आ जाएंगे। गौरीकुंड आने के बाद आपने जो लगेज या सामान क्लॉक रूम में जमा किया था उसे आप वापस ले लीजिए और उसके बाद गौरीकुंड से 50 रुपए शेयरिंग टैक्सी के जरिए गौरीकुंड से वापस सोनप्रयाग आ जाइए। सोनप्रयाग आने के बाद आप यहाँ रात्रि का भोजन कीजिए और डॉर्मेट्री में नाइट स्टे कीजिए। अगली सुबह आप सोनप्रयाग से बस पकड़ के हरिद्वार ऋषिकेश आ जाइए। उसके बाद आप यहाँ से ट्रेन के जरिए वापस अपने शहर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपकी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि इस यात्रा में आपके कुल कितने दिन खर्च होंगे। तो दोस्तों इस यात्रा में हमने इनिशियल पॉइंट हरिद्वार और ऋषिकेश को माना है। तो दोस्तों पहले दिन की बात करें तो हरिद्वार या सोनप्रयाग जाने में निकल जाएगा। दूसरा दिन सोनप्रयाग से केदारनाथ बेस कैंप का ट्रेक करने में निकल जाएगा। तीसरा दिन आपका दर्शन करने में और वापस सोनप्रयाग आने में चला जाएगा और चौथा दिन आपका सोनप्रयाग से हरिद्वार या ऋषिकेश आने में गुजर जाएगा। तो कुछ इस तरह से हरिद्वार से केदारनाथ और वापस केदारनाथ से हरिद्वार तक की राउंड
सोन ट्रिप आपकी 4 दिनों में हो जाएगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा दिनों को आप ऐड कर सकते हैं जो आपको हरिद्वार से अपने शहर जाने में लगेंगे और अपने शहर से हरिद्वार आने में लगेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ आपको कब जाना चाहिए। तो दोस्तों केदारनाथ साल में सिर्फ 6 महीने ही ओपन रहता है और 6 महीने कपाट बंद रहते हैं। तो इस साल केदारनाथ यात्रा 2 मई से शुरू हो रही है और 23 अक्टूबर तक चलेगी। दोस्तों कपाट खुलने यानी यात्रा शुरू होने के शुरुआती 15-20 दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और इसी वजह से सारी चीजें काफी महंगी मिलती हैं। रुकने के लिए होटल और डॉर्मेट्री भी फुल रहते हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी रहता है, इसीलिए आपको शुरुआत में काफी दिक्कत हो सकती है, यानी 15-20 मई तक बहुत सारी भीड़ रहेगी। जून में आप जा सकते हैं, भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा जुलाई अगस्त में भीड़ और कम रहती है, लेकिन इस टाइम मानसून का सीजन होता है तो लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। इसीलिए अगर आप चाहें तो जुलाई अगस्त की बजाय आप थोड़ा आगे पीछे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर का टाइम जो है वो बेस्ट टाइम है केदारनाथ जाने का। इस टाइम भीड़ भी काफी कम रहती है और मौसम भी अच्छा रहता है और भीड़ कम होने की वजह से चीजें काफी सस्ती रहती हैं। आपको होटल्स के रेट सस्ते मिलेंगे, आपको बस आसानी से मिल जाएगी, टैक्सी का रेट कम मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में मिलेगी और आपकी यात्रा बहुत कम बजट में हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं बजट की, यानी इस केदारनाथ यात्रा में आपको कुल कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों जो बस का किराया होगा हरिद्वार से सोनप्रयाग का जाने का और वापस आने का, वो हो जाएगा 600 प्लस 600 यानी 1200 रुपए। रास्ते में जाते समय ब्रेकफास्ट और लंच आपका 200 रुपए में हो जाएगा। सोनप्रयाग में नाइट स्टे और डिनर का खर्चा आपका 300 रुपए प्लस 150 रुपए हो जाएगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो शेयरिंग टैक्सी है उसका किराया 50 रुपए पड़ेगा और गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रेक के दौरान रास्ते में आपके जो खर्चे होंगे वो 300 रुपए के आसपास हो जाएंगे, जिसमें आपका लंच हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ट्रेकिंग स्टिक हो जाएगी, पानी की बोतल हो जाएगी। ये सारी चीजें आपकी 300 रुपए में हो जाएंगी। उसके बाद बेस कैंप पे रुकने के लिए टेंट का खर्चा आपका 600 रुपए का होगा और यहाँ रात में भोजन का खर्चा आपका 200 रुपए का हो जाएगा। अगले दिन आप 100 रुपए का प्रसाद लेकर मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद वापसी में सोनप्रयाग में रुकने और खाने का खर्चा आपका 300 रुपए प्लस 150 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी केदारनाथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यात्रा से संबंधित ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं।